हेलो एंड वेलकम टू सिप्साई वोकल, कभी ग्लोबल कभी लोकल। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूं। मम्मी का पूरे दिन यही सवाल होता है, ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, लंच में क्या खाओगे, डिनर में क्या खाओगे। हम तो पूरे दिन यही सोचते रहते हैं। मैं बोर हो गया हूँ। क्या आप भी रोज सुबह शाम सोचते रहते हैं कि आज खाने में क्या बनाया जाए? मैं भी सोचती हूँ, और ये सोच कढ़ी चावल, दाल रोटी, लौकी, तरोई, परवल या राजमा छोले तक पहुँच पाती है। बहुत हेल्दी खाने की लिस्ट में सैलेड, सूप, चिल्ला, ओट्स, एग्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स जैसे ऑप्शंस होते हैं। आपकी लिस्ट थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे बोर हो ही जाते होंगे। सेम इंग्रेडिएंट्स से अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने का आइडिया भी समय के साथ फ्लॉप हो जाता है। ऐसे में अगर आपकी किचन में एक रोबोट हो जो आपके पास खड़ा होकर आपको नए नए व्यंजन बनाने का आइडिया दे, उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों और बाकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी दे, तो कितना अच्छा हो। 21वीं सदी में ये मुमकिन हो सकता है। इस नई विधा का नाम है कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी। अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब से जाऊं तो गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है द आर्ट और साइंस ऑफ गुड ईटिंग, और कंप्यूटेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आर्ट और साइंस ऑफ गुड ईटिंग में मैथमेटिकल कैलकुलेशन का क्या रोल हो सकता है? जब भी हम रेसिपी के बारे में सोचते हैं कि ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है, ये मेरे फैमिली से रिलेटेड है, मेरे कम्युनिटी से रिलेटेड है, ये मेरी माँ की रेसिपी है, तो उसमें इमोशन है, इसमें कल्चर है, इसमें हिस्ट्री है, राइट। दोज आर द फैक्टर्स। और उसमें साइंस का पार्ट बहुत कम रहा है। तो पहली बार हमने जब इसके बारे में सोचना शुरू किया तो हमने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस कला को एक डेटा साइंस में परावर्तित किया जाए, बदला जाए। ठीक है। तो हमारे कई सारी चीजें हैं हमारे लाइफ में जो हम दैनंदिन तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि अब डेटा साइंस हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पे बताऊं तो आप अगर एक फोटो फेसबुक के जाकर अपलोड करेंगे तो फेसबुक उसको रिकॉग्नाइज करता है कि ये आप है, या आपका बेटा है, या आपकी बेटी है। वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे डेटा है, क्योंकि आपने कई सारे फोटो अपलोड किए थे और उसको टैग किया था। उसके चलते, उस डेटा के चलते फेसबुक ने एल्गोरिदम बनाया और उसको आइडेंटिफाई किया कि आपके फोटो में आप कहां पर आ रहे हो, आपका चेहरा कैसे दिखता है, उसका उसने प्रोग्राम बना दिया। उसी तौर पर क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी जो खाने पीने की बात करते हैं, व्यंजनों की बात करते हैं, रेसिपीज की बात करते हैं, इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, उस सारे इंफॉर्मेशन को, उस सारे नॉलेज को, जो कि कुछ हद तक ट्रेडिशन से आ रहा है और कुछ हद तक नए टेक्नोलॉजी के तरफ से आ रहा है, उस सबको एनकोड किया जाए डेटाबेस के माफिक, और फिर उस पे कंप्यूटर साइंस के जो नई नई टेक्निक्स हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स है, इंफॉर्मेशन माइनिंग है, क्वेरीइंग है, जो गूगल करता है कि आप उसको सवाल पूछोगे और आपको जवाब देगा, तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो नए से आ रहा है, क्या हम इन सारी चीजों को उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये हमने सोचा। और उसके चलते हम ये जो नया टर्म है कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी, जो जिसका मुझे कुछ हद तक फक्र है कि ये पहली बार इंडिया में, पहली बार भारत में इस तरह का काम हुआ है, और उसके चलते अभी पूरी दुनिया में इसी तरह का काम बड़ी जोरों शोरों से हो रहा है, कंपनीज में और यूनिवर्सिटीज में। यहाँ आप सुन रहे हैं प्रोफेसर बागलर को। आप इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी IIIT दिल्ली के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल बायोलॉजी में प्रोफेसर हैं। इनसे आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी के बारे में। सुनने में भारी भरकम लगता है, लेकिन है बहुत ही सिंपल और आपके भोजन से जुड़ा हुआ। साथ ही हमारे साथ बातचीत में जुड़ेंगे कई शेफ। आखिर खाना तो शेफ को ही बनाना होता है, तो वो हमें बताएंगे कि वो इस कॉन्सेप्ट को 100 में से कितने नंबर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेफ मनजीत सिंह गिल जी से। आप ITC होटल्स में शेफ हैं। वो क्या सोचते हैं कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी के बारे में? ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है फॉर कुलिनरी के लिए,
कुजीन के लिए और फूड फूड के अंदर काफी कुछ कंपटीशन किया हुआ है, बट द आइडिया, द विजन फॉर दिस कंपटीशन ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इज टोटली डिफरेंट एंड न्यू, एंड इट इज गोइंग टू यू नो वेरी, बहुत ही मदद करेगा ये फ्यूचर में कुलिनरी को डिजाइन करने में। एंड उसमें कुलिनरी को, शेफ्स को भी इजी रहेगा कि कंप्लीट एक नॉलेज कंप्यूट हो चुकी है एक जगह पे, जहां से कि आप बहुत ही आउटपुट अच्छी मिल सकती है फॉर द टाइम रिक्वायर्ड दैट टाइम। सेम कंज्यूमर के लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि वेयर दे आर ट्रैवलिंग, वेयर दे आर गोइंग फॉर देयर, उनकी अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए व्हाट दे वांट, वो इसके अंदर से इनको आउटपुट मिल सकती है। तो ये विन विन सिचुएशन होगी इन फ्यूचर। आप इसका क्या स्वरूप देखते हैं? हमारे सामने ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस रूप में आएगा? जैसे ये ऐप के फॉर्म में आएगा, ये ऐप के फॉर्म में आएगा, ये ऑटोमेटिकली कुकिंग या वो नहीं है, ये सिर्फ ऐप के फॉर्म में आके इंफॉर्मेशन देगा आपको। ठीक है। एंड उस इंफॉर्मेशन से और उस पेयरिंग के साथ और वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स के साथ और वो लोकल इंग्रेडिएंट, सीजनल इंग्रेडिएंट्स इंफॉर्मेशन के साथ आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन। फिर आप अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी ऑफ कुकिंग स्किल्स एंड द नॉलेज से आप उसको एक परफेक्ट डिश क्रिएट कर सकते हैं विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऐप। ये रोबोट हो या ऐप हो, हमारी मदद के लिए ही तैयार हो रहा है। खाने को लेकर हम सभी बहुत इमोशनल होते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जो भी कमा रहे हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए कमा रहे हैं। इस ज़रूरत के साथ ही खाने से हमारे इमोशंस जुड़े हैं, हमारी सेहत जुड़ी है, हमारा रोज़मर्रा का जीवन जुड़ा है। ऐसे में खाने को किसी डेटा से जोड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ बदलाव ज़रूरी है, नहीं तो पिछड़ जाएंगे। तो हमारे भोजन को और हमारी रेसिपी को बदलना होगा। कैसे? प्रोफेसर पागलर हमें बता रहे हैं। क्या आप अगर जानना चाहते हैं कि मुझे कोई नई रेसिपी बनानी है, नया व्यंजन बनाना है मेरे घर में, तो मैं पता करना चाहता हूँ कि कोई इटालियन रेसिपी मिले मुझे, और मुझे ये भी पता करना है कि मुझे ऐसी इटालियन रेसिपी मिले जिसमें उदाहरण के तौर पे जिसमें अनियन यूज किया जाता हो, प्याज यूज किया जाता हो, लेकिन टमाटर ना हो। सपोज अगर मुझे ऐसा सर्च करना है तो रेसिपी डीबी एक ऐसा स्थान है, वेबसाइट है, जहां पर आप इस तरफ का सर्च कर सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं कि मुझे एक इटालियन रेसिपी दिखाइए जिसमें प्याज हो लेकिन टमाटर ना हो, और आपको लिस्ट देगा कि ये सारी रेसिपीज हैं, आपको जो चाहे बना लो। ये जो रेसिपी डीबी, ये क्या चीज है? किस तरह की वेबसाइट है? कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसमें? और आप अगर गूगल पे सर्च मारोगे रेसिपी डीबी तो आपको जो पहला लिंक मिलेगा वो हमारा ही मिलेगा। ये साधारण जो वेबसाइट होते हैं जिनमें रेसिपीज की लिस्ट होती है, तरला दलाल से कहिए, संजीव कपूर, एनडीटीवी या फिर कोई भी और, उनमें आपको रेसिपी मिलेगी जो कि कोई भी साधारण आदमी पढ़ सकता है और उसको फॉलो करके आप रेसिपी को रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने से बना सकता है रेसिपी को। ठीक है। परंतु रेसिपी डीबी डेटाबेस जो हमने बनाया है, हमने ऑनलाइन जहां जहां पे भी रेसिपीज का उल्लेख था, अलग अलग देशों से, अलग अलग रीजन से जो रेसिपीज मिली, सबको हमने इकट्ठा किया, पहली बात। दूसरी बात, इसको हमने स्ट्रक्चर किया, यानी कि कंप्यूटर साइंस में जिसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि रेसिपी में हमारा प्रोग्राम जानता है कि ये शब्द जो है वो इंग्रेडिएंट है, टमाटर होगा, प्याज होगा, करी पत्ता होगा वगैरह है। दूसरा जो है प्रोसेसिंग है, यानी कि इसको बॉईल किया जा रहा है, फ्राई किया जा रहा है, सॉटे किया जा रहा है, वो टर्म है। ये यूटेंसिल है, तो ये हमारा प्रोग्राम जानता है। और उसके चलते जो आप साधारण वेबसाइट पे नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने कहा, आप सर्च कर सकते हो कि मुझे सारे इंडियन रेसिपीज दिखाइए, या फिर इंडियन रेसिपी में ऐसे रेसिपी दिखाइए जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इस इतने कैलोरी से इतने कैलोरी के बीच है। इस टाइप के सर्चेस आप हमारे वेबसाइट पे कर सकते हो, जो कि कहीं और आप नहीं कर पाओगे। आइए इस बातचीत में उन्हें जोड़ते हैं जिन्होंने रेसिपी डीबी प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है। ये है शेफ अक्षय मल्होत्रा, जो क्यूलिनरी रिसर्च एनालिस्ट हैं। वो टैग टेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, विच वर्क्स एज एन ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग फॉर द फूड इंडस्ट्री।
क्या है ये रेसिपी डीबी या इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स तैयार किए जा रहे हैं, क्या है ये, कैसे काम करते हैं ये? सो अगर हम ओके। बात करें, फ्लेवर इज द आउटकम ऑफ व्हाट वी डू एज शेफ्स। तो जब वो स्ट्रक्चर दे देते हैं, हमारे लिए भी आसान हो जाता है क्योंकि व्हाट टू एक्सपेक्ट एज एन आउटकम। ऑल्दो हमारे को ट्रेनिंग में हमारा एक्सपीरियंस के बाद जो गट फील होता है उससे आ जाता है कि हमको पता होता है कैसा निकलेगा खाना, या आइडिया होता है। बट जी। ये जब स्ट्रक्चर हो जाता है जैसे डॉक्टर पैगलर ने किया, तो उससे ज्यादा आसान हो जाता है टू प्रीएम्प्ट क्या निकल के आएगा और क्या चेंजेस करने से क्या असर पड़ रहा है। तो या कभी हमारे पास इंग्रेडिएंट की शॉर्टेज हो जाती है तो हमको पता चल जाता है क्या अपनाए रास्ता इसे मोस्ट एफिशिएंटली टू गेट ओवर इट। या कभी हमको लगता है कि फ्लेवर बढ़ाना है, या लोग बोलते हैं कि मजा नहीं आ रहा, मिर्ची ज्यादा है। तो देर आर मेनी वेज टू चेंज द पंजेंसी बिकॉज इंडिया में स्पाइसेस इतने हैं। तो डॉक्टर पैगलर जैसे काम जो करते हैं अब प्रोग्राम्स, उनमें जो ये स्ट्रक्चर आने से हमारी डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाती है। और अगर आप देखें फॉर एट अ लार्जर स्केल, एट एन इंडिया लेवल, हमारे को ये फोरकास्टिंग में आसानी हो जाती है कि अगले साल के लिए क्या बोएं। क्योंकि अगर इस चीज से ये फ्लेवर आ रहा है और लोग ये ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो हमको पता है ना हमारे फार्मर से क्या लेना है, क्या खरीदना है। तो देन दे कैन प्रीएम्प्ट व्हाट टू ग्रो। सो दिस a program like this is not only आउट टेलिंग अस कि ये एक डिश से क्या निकल के आएगा, कि अगर अरहर दाल बन रही है क्या निकल के आएगा। तो अगर हमको पता है कि अरहर दाल बहुत सारी मार्केट में आने वाली है, तो हम हैज अ शेफ वी शुड गो देयर एंड सी व्हाट आर द वेरियस फ्लेवर प्रोफाइल दैट कम आउट ऑफ दिस अरहर dal and how I can use it in many other ways, because it's a cheaper dal, it is better for my economy, it is better for me as a hotelier. इसको अगर हमारे दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर वो इसको इस्तेमाल करना चाहे, तो क्या आप एक क्राइटेरिया, एक तरीका बताएंगे इस वेबसाइट को कैसे यूज करना है? सो बेस्ट वे, ये वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट्स काम करती हैं, स्पेशली ये रेसिपी डीबी, ये एक डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज एन अमेलगेशन ऑफ रेसिपीज, बहुत सारी हैं। और दुनिया में हम डेली 3 टाइम खाना खाते हैं सब लोग। इमेजिन हाउ मेनी मील्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी डे। और इतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है टू नो कि आपको फूड में इतना वेरिएशन चाहिए। एक तो पहले वो हेल्थ का एंगल होता है, एक होता है सीजनैलिटी का एंगल, फिर तीसरा इंग्रेडिएंट का, फिर चौथा एंगल आप लगा लीजिए आपको कौन सी स्किल आती है। तो ऐसा डेटाबेस होने से आप उसमें ये पॉज, यही आप सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं कि मुझे ये खाना है, इस सीजनल खाना है, मुझे इस क्यूजीन का खाना है, मुझे यही पकाना आता है। तो आपको वो लिस्ट और रेसिपीज दे देगी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो फिर डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है और टाइम बचता है इसमें। आप ये एक अनुमान लगा लीजिए कि कोई वेडिंग का कोई केटरर है जो कि नया मेन्यू अपना चेंज करना चाहता है। अब उसे पता है उसके पास इंडियन कुक्स हैं और ओरिएंटल कुक्स हैं, तो वो इसी रेसिपी डी पे जाके देख सकता है मैं और क्या क्या इनसे बनवा सकता हूँ, बिकॉज वो उसको इतना नॉलेज में भी ना हो। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। बिल्कुल। मैंने एक्चुअली इसको यूज भी किया, रेसिपी डीबी को, जस्ट प्लेफुली। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन इस पर मैंने कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश की और मैंने बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशंस बनाए। मतलब जो कोई सोच भी नहीं सकता है। आपने वो चीजें मिक्स करके बनाने की कोशिश की एंड आई फाउंड दैट इट कुड गिव मी अ रेसिपी आउट ऑफ दैट ऑल्सो। मतलब मेरे हिसाब से वो बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है, नहीं कोई ट्राई करना चाहेगा अपनी लाइफ में, लेकिन उससे भी इसने एक रेसिपी बना के दी। अब मेरा सवाल ये है कि ऐसी रेसिपी उसमें बना करके तो दे दी और उसमें पूरे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, अमाउंट लिखा है, कितने ग्राम क्या डालना है, क्या करना है, उसके बाद जो डिश तैयार होगी उसके बारे में भी डिटेल्स लिखी है। क्या वो डिश खाने लायक होंगी, एडिबल होंगी? मतलब जो हम इतने वियर्ड कॉम्बिनेशंस अगर डाल रहे हैं तो भी बन तो जाएगा, पर क्या खाया जाएगा? मैम ये तो देखो बनाने वाले पे डिपेंड करता है अब इसमें तो। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि रेसिपी डीबी से जो डेटा आता है दैट इट इज नॉट arbitrary data, it is based upon a database. That database is based upon many books that he has been able to scan for us. So after doing that, whatever comes out of that, I think it will still have a 99% hit rate, if not 100%. यहाँ प्रोफेसर बागलर से भी समझते हैं कि ये कैसे तय होगा कि ये सारी रेसिपी हम खा पाएंगे। Very good question, right? So that's a very interesting and valid question.
सो ऑब्वियसली जो हम सारी रेसिपीज बनाएंगे पैटर्न अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, ऑब्वियसली सारी रेसिपीज पैलेटेबल होंगी या फिर स्वाद होंगी या नहीं होंगी, हमें नहीं पता है उसके बारे में। तो ऑब्वियसली हम ये अलग अलग पैटर्न जो हमने उसमें से निकाला था, फ्लेवर मॉलिक्यूल्स का पैटर्न निकाला है, इंग्रेडिएंट कॉम्बिनेशन का पैटर्न निकाला है, उसका फिल्टर लगाते हुए हमने कुछ रेसिपीज को उसमें से निकाल दिया कि ये रेसिपीज पैटर्न में फिट होती ही नहीं है, तो उनको निकाल दो और बाकियों को रखिएगा, ठीक है। उसके बावजूद जो हमारी रेसिपी आ रही है, बाय द वे हमारा एक टूल है जिसका नाम है रैटाटूई, मैं उनके सारे लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, ये ओपनली अवेलेबल है फॉर नॉन कमर्शियल पर्पसेस, तो जो भी एक्सप्लोर करना चाहता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर जाओगे और कुछ इंग्रेडिएंट की पिक्चर वहां पे दिखाई और उनको सिलेक्ट करोगे और बोलोगे मेरे लिए एक नई रेसिपी निकालो, तो एक्चुअली वो नई रेसिपी आपको दिखा देता है, उसका नाम, इंग्रेडिएंट कौन से जाएंगे, कितने क्वांटिटीज में जाएंगे, और उसका प्रोटोकॉल कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कौन सी फॉलो करनी है उसको बनाने के लिए। हाँ, अब इसको आगे जाके आपने जैसे पूछा, हमें यह तय करना है कि क्या ये रेसिपी खाने लायक होगी भी या नहीं होगी। तो उसके पहले हमें यह देखना है कि क्या ये रेसिपी एक स्पेशलिस्ट को, एक एक्सपर्ट को, जैसे शेफ होते हैं, क्या उनको मूर्ख बना सकती है कि भाई वो सोचे कि ये रेसिपी जो कंप्यूटर ने बनाई है ये एक्चुअली रियल रेसिपी है। क्या हम उनको ऐसा कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट फॉर शेफ। एक कंप्यूटर साइंस का कंसेप्ट है, बट आइडिया ये है कि अगर हम रेसिपी दिखाते जाएं, एक सही रेसिपी जो कि एक्चुअल में आजकल पकाई जाती है, बनाई जाती है, और दूसरी जो कंप्यूटर वाली रेसिपी है, अगर एक एक्सपर्ट, एक शेफ, एक अच्छा शेफ जो है, कुक है, वो अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है दोनों में, तो इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर ने डिसेंट काम किया, अच्छा काम किया। हालांकि ऑब्वियसली एंड में जाके हमको रेसिपी किचन में बनानी ही पड़ेगी ताकि पता करे कि भाई ये टेस्टी है भी या नहीं है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम अपने खाने का पोस्टमार्टम क्यों करना चाहते हैं? आखिर खाने का कंप्यूटेशन करने की जरूरत क्या है? अच्छा सवाल पूछा आपने कि खाने को हम कंप्यूट करना ही क्यों चाहते हैं। बिल्कुल। अभी भी कई सारे लोग जो खाने के मामले में बहुत ही भावनावश है और संवेदनशील है, वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो कि इतना संवेदनशील मामला है जिसको आप कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका क्यों कर रहे हो आप? ये सवाल मुझे भी पूछा जाता है। जब हमने एक काम शुरू किया था, मैं तब असिस्टेंट प्रोफेसर रहा करता था 2014-15 में IIT जोधपुर में। जब हमने शुरू किया था तब हमने भी यह नहीं सोचा था कि इसका कोई आम आदमी के लिए उपयोग हो सकता है। हमारा इस विषय के प्रति ये देखना था कि भाई अगर इंडियन रेसिपी, अगर हम देखते, कोई भी रेसिपी देखते हैं, जैसे इंडियन रेसिपी है, पालक पनीर है, पराठा है, या कुछ और रेसिपी जो अलग अलग रीजन से आती है इंडिया से, अगर आप ये सवाल पूछोगे कि ऐसा क्यों है कि पिछले कई 100 सालों में या फिर कुछ 1000 सालों में ये रेसिपी ऐसे बनी है जो है, इसमें ये वाले इंग्रेडिएंट क्यों यूज किए जाते हैं, ये वाला स्पाइस क्यों यूज किया जाता है, कुछ और क्यों नहीं। उदाहरणार्थ हमने ये सवाल पूछा क्योंकि जो टोटल इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ज्यादा है, हजारों में है, और एक रेसिपी में करीबन 10 इंग्रेडिएंट्स या 15-20 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन सी रेसिपी पे निर्भर करता है। तो ये इंग्रेडिएंट ही क्यों यूज किए जा रहे हैं, ये सवाल हमें परेशान कर रहा था। और उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉ, एक रूल बताया गया था, कहते हैं फूड पेयरिंग। और उसके चलते कहना यह था कि दो इंग्रेडिएंट अगर उनके टेस्ट और स्मेल के मामले में, ओडर के मामले में, उनकी टेस्ट और ओडर में अगर सिमिलर है, कुछ हद तक सिमिलर है, तो वो एक रेसिपी में ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये उनका मानना था, और ये उन्होंने दिखाया था वेस्टर्न रेसिपीज में, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोपियन रेसिपीज में इन्होंने दिखाया था। तो मुझे सवाल पड़ा कि क्या ये बात इंडियन रेसिपीज के बारे में, इंडियन व्यंजनों के बारे में भी सही है या नहीं है। तब जाके इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें रेसिपीज को और सारा जो अंडरलाइंग डेटा था उसको कलेक्ट करना पड़ा। तो हमने रेसिपीज का डेटा निकाला, ये रेसिपी का नाम क्या है, कौन से कुजीन से आता है इंडिया से, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज होते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स में फ्लेवर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। अब ये फ्लेवर मॉलिक्यूल्स वो हैं जो छोटे केमिकल्स हैं, जो कि अगर आप प्याज लेते हो और काटते हो तो आंखों में पानी आता है, या फिर आप चबाते हो तो एक विशिष्ट प्रकार का स्वाद आता है। वो सब आता है क्योंकि उसमें कुछ
विशिष्ट प्रकार के फ्लेवर मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसकी वजह से टमाटर टमाटर की तरह लगता है, अनियन अनियन की तरह लगता है, या फिर कोई और अगर इंग्रेडिएंट लोगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, वो फ्लेवर मॉलिक्यूल की वजह से होगा। तो ये जी सब डाटा हमने कलेक्ट किया बस एक जवाब ढूंढने के लिए, क्या इंडियन कुजीन में फूड पेयरिंग जो कि वेस्टर्न कुजीन में माना जाता है सही है, क्या वो हमारे कुजीन में भी सही है या नहीं है। शुरुआत यहाँ से हुई थी और हमें कुछ जवाब मिला जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमें ये जी पता चला कि इंडियन कुजीन पहले तो बहुत ही अलग है बाकी कुजीन से, पहली बात। दूसरी बात हमें ये पता चला, ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो, कि हमारे कुजीन में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कैटेगरी वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, हर्ब्स, लेंटिल्स, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है स्पाइसेस की, यस यस जो हमें हिस्टोरिकली पता है और आप भी मानेंगे और शेफ्स भी मानेंगे कि आई थिंक हमें एक यूनिक भी यही बनाता है, हमारे जो स्पाइसेस हैं वही हमारे खाने को यूनिक भी बनाते हैं। जी। तो अगर एक रेसिपी दी गई है और आपको बोला जाता है कि इसमें क्लव यूज किया जाना है, लौंग यूज करना है, आप उसको निकाल कर अगर कोई और स्पाइस डालोगे, उसमें कार्डमम डालोगे फॉर एग्जांपल, या कुछ और डालोगे, तो हमारा डेटा और हमारा एनालिसिस ये बता रहा था कि वो रेसिपी का फूड पेयरिंग कंप्लीटली चेंज कर देता है। और उसके चलते हमने माना और हमने प्रूव किया, मैथमेटिकली और कंप्यूटेशनली प्रूव किया कि एक्चुअली स्पाइस इज द फल्क्रम, ये एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट कैटेगरी है इंडियन रेसिपीज के लिए, ये हमने दिखाया। तो ये शुरुआत थी हमारे लैब की कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी रिसर्च की। ठीक है। उसको वक्त लगा हमें ये पता करने में कि भाई इसका यूज कॉमन यू मैन के लिए है, जो भी यूज करना चाहते हैं, सामान्य आदमी के लिए इसका यूज है, कंपनीज के लिए इसका यूज है। तो हमें बाद में पता चला, तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन दिस वाज द बिगिनिंग, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। जी, आपने अभी फूड पेयरिंग की बात की, तो क्या मैं इसे अगर घरेलू भाषा में समझना चाहूँ, तो जैसे हमें सिखाया जाता है कि अगर आप भिंडी की सब्जी बना रहे हो तो उसमें मेथी डलेगा, जीरा नहीं डलेगा। लेकिन अगर आप अरबी की सब्जी बना रहे हो तो उसमें आपको अजवाइन डालनी है, उसमें मेथी या जीरा नहीं डलेगा। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो जीरे में ही बनेंगी। ये तो बहुत ही एक 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 बेसिक सा जो सीख जो दी जाती है, बेसिक बातें जो सिखाई जाती है जब हम खाना बनाने जाते हैं किचन में और हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कुछ सब्जियां होती हैं जहां हमें कहा जाता है नहीं नहीं इसमें टमाटर नहीं डलता, टमाटर डालने की जरूरत नहीं है, टमाटर के बिना ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो क्या फूड पेयरिंग में आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस सब्जी में हमें बताया गया है कि टमाटर नहीं डलेगा, वहां हम टमाटर डाल के देखेंगे कि ये सब्जी कैसी बनती है, कुछ अलग तरह की रेसिपी तैयार होती है, कुछ अलग तरह का टेस्ट तैयार होता है? क्या इसे घरेलू भाषा में ये समझू मैं? जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी इसके दो एंगल है। पहला वाला एंगल है जिसमें हम नई रेसिपी बनाने की सोच भी नहीं रहे थे। हमारा सोचना ओके बस ये था कि भाई हमारे पास ये रेसिपीज हैं। जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास बस 2500 रेसिपीज थी, जो कि हमने तरला दलाल की वेबसाइट से ली थी। उसके बाद अभी हमारे पास करीब 18-20 हजार रेसिपीज है जो कि भारत से, इंडिया से आती है। और टोटल रेसिपी जो रेसिपी डीपी में है वो 1,18,000 है। बहुत ही बड़ा नंबर है। पूरे विश्व वेरी से बिग डेटाबेस। जी जी करीब 84 देश हैं और 26 रीजन्स हैं, सबसे वहां से आती है 1,18,000 रेसिपी। तो शुरुआत हमने बहुत ही कम रेसिपीज की थी और पहला एंगल ये था कि भाई ये रेसिपीज हैं, ये हमारे कल्चर में है, ये एक्सेप्टेड है, यही प्रैक्टिस की जाती है, ये हमारे कल्चर को डिफाइन करती है। इनमें कुछ पैटर्न है या नहीं है, तो हमने पहले ये ढूंढा। तो हमें पता चला कि भाई पैटर्न है। हर एक कुजीन का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है, अपना एक व्यक्तित्व होता है, जो कि हमने मैथमेटिकली और डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस वाइज दिखाया कि हर एक कुजीन का अपना एक अलग पर्सनालिटी है, फिंगरप्रिंट है। पहली बात तो उस वक्त हमने नई रेसिपीज बनाने की सोची नहीं थी। तो दूसरी बात, क्या हम नई रेसिपीज बना भी सकते हैं? हमें पता चला कि भाई अगर आपके पास 1000 इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस है, लेंटिल्स है, वगैरह वगैरह, और आपके पास एक रेसिपी बनानी है जिसमें करीबन 10 इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं ऑन एन एवरेज, मीन वैल्यू वो है, एवरेज वैल्यू वो है, तो कितनी रेसिपीज बना पाओगे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, अलग अलग ओके तरीके से उनको मिक्स करके? पता चला वो रेसिपी का नंबर इतना बड़ा है कि हमारे पूरे विश्व में उतने स्टार नहीं है जितने हमारे पास रेसिपीज हो सकते हैं, राइट? अच्छा। तो ये हमें पता चला। वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, उसमें कोई मैजिक नहीं है। तो हमें लगा कि भाई बाकी सारी रेसिपीज जो हमारे पास है नहीं है, ज्यादा से ज्यादा होंगी करीब 1 लाख या 10 लाख रेसिपीज होंगी हमारे पास, सपोज, ठीक है, या 100 लाख होंगी।
बट जो नंबर हमें मिल रहा था वो बहुत बड़ा था। क्या हम उसी पैटर्न को जो हमने ऑलरेडी निकाला है कुजीन से, उसको यूज करते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए, क्या हम नई रेसिपीज को ला सकते हैं, ये हमने सोचा। तो जी। जो नई रेसिपीज बनाने का फंडा है, आइडिया है, वो पुराने पैटर्न को तोड़ने की बात नहीं करता है, उसी को इस्तेमाल कर कर क्या हम नई रेसिपीज को बना सकते हैं जो कि अभी तक किसी शेफ ने, किसी कल्चर ने, या किसी हाउसवाइफ ने, या फिर जो भी एक्सप्लोर ही कुकिंग नहीं करता है किया। उन्होंने बनाया नहीं हाँ। है। आपने शेफ का जिक्र किया तो आइए इस बातचीत में शेफ कार्तिकेय सिन्हा और शेफ राहुल वली को भी जोड़ लेते हैं। बीइंग अ शेफ, अगर आपके किचन में एक रोबोट हो जो आपको ये जानने में मदद करे कि आज खाने में क्या बनाया जाए, मुझे आइडिया दे, मसाले बताए, हाउ डू यू सी दिस कॉन्सेप्ट, हाउ हेल्पफुल दिस कैन बी? मुझे लगता है कि शेफ्स को ऐसा टूल काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि एक तो मतलब यूजुअली मेन्यू तो रहता है, ये फिक्स्ड मेन्यू रेस्टोरेंट होटल वगैरह व्हाटएवर में। पर हरदम वो होता है कि अब कुछ चेंज किया जाए, कुछ नया किया जाए, या फिर कई जगहों पे वो मतलब हर कुछ दिनों में, हर हफ्ते, हर महीने जो भी है, वो मेन्यू बदलते रहते हैं सीजन्स के हिसाब से कि क्या सब्जियां आ रही हैं, क्या आ रहा है। तो और उस पे फिर डिश बनाना मतलब काफी टाइम उसमें लगता है, सोचने में, फिर ट्राई करने में, फिर अच्छा ये नहीं चल रहा है, चलो फिर दूसरा कुछ करते हैं, ये वो। तो अगर कोई ये रोबोट हो या ऐप भी हो सकता है फोन पे, जो भी हो, वो अगर मतलब उसमें से आइडियाज निकले और फिर थोड़ा सा हमारा काम इजियर हो सकता है मेरे हिसाब से, कि एक आपको एक लिस्ट मिल जाए, फिर आप ट्राई कर लें और फिर देखें कि अपने हिसाब से क्या सही चल रहा है, क्या सही नहीं, क्या ठीक है, क्या नहीं है, और फिर आप जल्दी नया डिश बना सकते हैं। सिंस हमारे यहाँ पे कुकिंग जो है तीन तरह की है, एक तो है जो रेस्टोरेंट्स में बन रहा है, एक है जो होटल्स में बन रहा है, और एक है जो केटरिंग्स में बनता है। तो तीनों एस्पेक्ट्स को अगर आप देखें तो तीनों में क्वांटिटी बहुत ज्यादा है लोगों की जहां खाना बन रहा है पर डे। तो टेक्निकली उसका एक सिस्टम बनाना बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। तो जी। आई थिंक कंपटीशन गैस्ट्रोनॉमी विल हेल्प टू सस्टेन दैट क्वालिटी ऑफ फ्लेवर्स एंड टेस्ट बेसिकली। बिल्कुल। और एक और चीज वो करेगा कि मतलब वो कुछ जो कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे शायद वो एप्लीकेशन से, मे बी हम्म। इट विल हेल्प टू जनरेट न्यू थिंग्स मे बी। आई मीन एज अ शेफ आई अंडरस्टैंड कि एक ह्यूमन टच होना बहुत जरूरी है एट द एंड ऑफ द डे। हम्म। आप कुछ भी बना लें, आप अगर मार्केट से एक पैकेट चीज भी लाते हैं, मैगी का भी अगर आप लाते हैं फॉर एग्जाम्पल, जी। इफ यू आर जी। गेटिंग अ डिहाइड्रेटेड मैगी फ्रॉम द मार्केट और वो भी आप घर में बनाते हैं, जब तक आप उसमें एक वो ह्यूमन टच ना डालें, आई डोंट थिंक दैट मैगी विल टेस्ट लाइक मैगी। अगला बड़ा सवाल ये है कि कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी या डिजिटल गैस्ट्रोनॉमी कॉन्सेप्ट शेफ के भरोसे को किस हद तक जीत पाएगा? जब तक हम खुद उस चीज को ट्राई ना करें, मान लीजिए जैसे हमने उस ऐप में कुछ चीजें डाल दी और उसने एक रेसिपी दे दी हमें विद फ्लेवर्स एंड टेस्ट एंड जो भी उसके डेटा होगा, तो हाँ। उस डेटा को एज अ शेफ आई थिंक हम लोग जब तक खुद ट्राई ना करें अपने हाथों से और उसको कंपेयर करें जो डेटा उसने दिया है हमें, उससे कंपैरिजन करके अगर वो डेटा, आई वुडंट से 100%, बट हो सकता है मे बी 80% ऑल्सो, इफ इट कम्स लिटिल क्लोज टू इट, तो आई थिंक वी वुड बी हैप्पी विद दैट रिजल्ट। बट हाँ, जब तक हम ट्राई और टेस्टेड ना करेंगे, डेफिनेटली हम लोग उस चीज पे भरोसा तो नहीं कहेंगे, बट हाँ पूरा रिलाई नहीं कर सकते, 100% रिलाई नहीं कर सकते, 100% भरोसा नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, वी कैन यूज इट एज अ बेस ऑफ स्टडी, उसको थोड़ा बहुत एक आइडिया लेने के लिए। अब जैसे एक गाइड बुक होती है, उसको एक गाइड बुक की तरह फिलहाल हम ले सकते हैं, जब तक वो ट्रायल एंड टेस्टेड काइंड ऑफ सर्टिफाइड ना बन जाए। मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज वो उसका मतलब जो जो भी कह सकते हैं उसका एआई टेक्नोलॉजी वो अच्छा है, जितना बेहतर है उतना वो विश्वासमंद होगा, ये जो आपका ये जो कॉम्पिटिशनल गैस्ट्रोनॉमी उसका रिजल्ट जो है हम्म। उतना। पर मेरे हिसाब से मतलब जिस हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कंप्यूटिंग पावर में ये सब बढ़ते जा रहा है, तो काफी मेरे हिसाब से फ्यूचर में, या अभी तो आई डोंट नो उतना, पर आई थिंक फ्यूचर में काफी यूजफुल ऐसा कुछ ये हो सकता है।
जितना ज्यादा हमें पता चलता है अपने इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि उसमें क्या क्या है, कहाँ से फ्लेवर आता है, कहाँ से वो टेक्सचर का, ये वो बाकी जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें, वो जितना जितना अच्छा डेटा होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रोफेसर बागलर ने खाने के हर पहलू को बिल्कुल अलग नज़रिया दिया है। कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी में हम सिर्फ खाने या इंग्रेडिएंट्स की मात्रा ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ कंप्यूट कर रहे हैं। आपने अमूमन खाने की कैलोरीज कैलकुलेट की होंगी या इसके बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने खाने के स्वाद को भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो आइए प्रोफेसर बागलर से समझते हैं। हमारी सारी बातचीत में एक दो जो वर्ड्स आ रहे हैं, हम फ्लेवर की बात कर रहे हैं लगातार, टेस्ट खाने का कैसा होगा उसकी बात कर रहे हैं। इसमें कुकिंग बहुत हद तक इंक्लूडेड है, बहुत सारी चीजों में। ऑफ कोर्स जो भी खाना बनेगा उसको कुक तो करना ही होगा। इन सब चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता है। आप फ्लेवर को, टेस्ट को या हमारे कुकिंग मेथड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जो डेटा जी एनालिसिस कर रहे हैं कर आप। सकते हैं। जी हाँ, तो टमाटर में उसका जो टेस्ट है, स्वाद है, वो कि कहाँ से आता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने पिछले कई सारे दशकों में रिसर्च करके पता किया कि भाई टमाटर में कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हाँ फ्लेवर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जिनकी वजह से उसका एक विशिष्ट स्वाद हमें आता है। टमाटर हो, जो भी व्यंजन आप इंग्रेडिएंट है जो आप उसको सोचोगे, हर एक का स्वाद उसके पर्टिकुलर फ्लेवर मॉलिक्यूल की वजह से आता है। हालांकि जी ये डेटा बहुत ही स्कैटर्ड था, फैला हुआ था, एक जगह पे नहीं था। हमने हमारा जो डेटाबेस है जिसका नाम है फ्लेवर डीबी, ये सारे पब्लिश डेटाबेस है, एकेडमिक जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं। वहां पे हमने पहली बार ये सारा डेटा एक साथ इंटीग्रेट किया। करीब 2.5 साल का काम, और टोटल 18 लोग 20 लोग उसमें काम में लगे हुए थे मुझे पकड़कर, और हमने फाइनली ये डेटाबेस बना दिया फ्लेवर का। सो यस, आपका सवाल का जवाब यह है, क्या हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये डेटा अल्टीमेट है? जी नहीं। इसमें कुछ मिसिंग है? जी बिल्कुल मिसिंग है। तो हमें उस पर और काम करना पड़ेगा जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन उसको लाने के लिए। बट फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्लेवर के बारे में हमने ऑलरेडी निकाल ली है और उसको गैदर किया है। और वैसे ही हमने दूसरा डेटा जो है, रेसिपीज का स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशनल वैल्यू कि टमाटर का कैलोरी कितना होता है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, विटामिन कितना है, मिनरल कितना है, वो सारा इंफॉर्मेशन हमने एक साथ इकट्ठा करके रखा हुआ है। बिल्कुल, ये बेसिकली डेटा ड्रिवन फूड इनोवेशंस हैं जो हम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आगे लिए अपने लिए प्लान कर रहे हैं। जेन एक्स जो है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। उनको अपने मन मुताबिक खाना मिलेगा। रोज रोज सेम खाना खा करके वो बोर हो जाते हैं। बच्चों को खासतौर से बहुत मुश्किल होता है। बीइंग अ मदर आई अंडरस्टैंड कि आज ब्रेकफास्ट में क्या देना है बच्चों को, स्कूल में लंच में क्या देना है, या डिनर में यही खाना है, या बाहर से पिज्जा मंगा दो, ये कर दो, मतलब वो जंक फूड की तरफ मूव कर रहे हैं। आई थिंक आपका ये जो सारा रिसर्च है और इससे जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, उससे हम जैसे पेरेंट्स को या घर में जो शौकीन खाने के शौकीन लोग हैं, उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिससे कि एक खाना जो है हो सकता है 365 डेज में भी रिपीट ना हो। एक रेसिपी, अलग अलग रेसिपीज हम बना करके टोटल दे नंबर ऑफ सकते रेसिपी हैं। जितने हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो जी आपको सालों साल अलग अलग खाना आप खा सकते हो। नॉट ओनली बिल्कुल। दैट, आपका ये अल्गोरिदम पर्सनलाइज भी कर सकता है। अगर आप ओके। बताते हो कि मुझे पिछले 3 महीने में मुझे ये रेसिपीज पसंद आई और मैंने खाई हैं, अगर आपने बता दिया कि मैंने हाँ ये रेसिपी खाई है और मुझे उनमें से मुझे ये वाली पसंद आई है, तो अल्गोरिदम अपने आप को आपके मर्जी के मुताबिक, आपके प्रेफरेंसेस के मुताबिक मोल्ड करेगा और आपको बताएगा भाई अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो शायद आपको ये अगली वाली पसंद आएगी। तो इसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन ऑफ रेसिपी। इवन दैट कैन बी डन। एंड जैसे कहा, फॉरगेट अबाउट जनरेशन एक्स और जनरेशन जी, आई बिलीव दैट एवरी जनरेशन शुड बी इन अ पोजिशन टू बी एबल टू मेक देयर चॉइसेस of food and recipes, not only by virtue of taste but by also virtue of their health component as well. हाँ, हेल्थ पे ही आ रही थी मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि क्या आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे आसपास होती है, हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि हम ढंग से खाना नहीं खा पाते, कभी समय नहीं होता, कभी बनाने का समय नहीं है, कभी कोई वजह है, कभी कोई मीटिंग है और आपने लंच स्किप कर दिया, मतलब बहुत सारे इश्यूज है। इससे आपको होते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी से लेके एंग्शियसनेस से लेके बहुत कुछ। क्या इस तरह की रेसिपीज और इस तरह की चीजों से हमें इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में भी हेल्प मिलेगी, या किस तरह से फायदेमंद हो सकते तीसरा, हैं? क्या इन रेसिपीज को हम न्यूट्रिशनली वैल्यूएबल बना सकते हैं? कुछ लोगों को हाँ आयरन डेफिशिएंसी होगी,
किसी को विटामिन सी होगी, किसी को कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी। तो उसके मुताबिक क्या हम अपने रेसिपीज को ट्विक कर सकते हैं ताकि ऐसे इंग्रेडिएंट को चुना जाए रेसिपी में जो कि आपके विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी को काउंटर करें। ये तीसरा है। तो ये भी हो सकता है, आसानी से हो सकता है, जो कि हम कर रहे हैं। और आखिरी Okay. वाला जो आप कह रहे हैं, कोशिश जरूर ये है कि जिनको डाइट लिंक्ड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिनका डाइट से बहुत ज्यादा कनेक्शन है, जी रिश्ता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, क्या हम इनके लिए सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं? सोच ये है कि कर सकते हैं। हमने डेटा उसके लिए भी गैदर किया है, उसका नाम डाइट आरएक्स है, जो कि पिछले करीब 90 साल का डेटा हमने गैदर करके हमने बनाया है। और अल्गोरिदम बना रहे हैं कि स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए कौन से रेसिपीज बनाना, किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स को साथ लाना अच्छा रहेगा, और सिमिलरली कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के लिए कौन सा लाना अच्छा रहेगा। इस पे कोशिश जारी है। हालांकि जी अभी सॉल्यूशन नहीं है। आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग राइट नाउ। या इसे लेकर शेफ क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। शेफ अक्षय मल्होत्रा और शेफ राहुल वली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को एड्रेस करने में हेल्प करेगा? तो ये देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एकदम आंसर देखो, एवरी डेटाबेस डज नॉट होल्ड ऑल द आंसर बट इफ आई नो फ्रॉम माय डॉक्टर और द डाइटिशियन दैट आई एम सपोज्ड टू बी ईटिंग दिस, तब आप ये रेसिपी डीबी पे जाके अलग अलग व्यंजन बना सकते हैं, अलग अलग डिशेस बना सकते हैं और आप बोर नहीं होंगे। जी अगर आपको बोला गया है कि यू हैव टू स्टिक विद दाल्स एंड मिलेट्स, हाँ देन you know कि these are the 10 ways I can eat them instead of जी the 2 ways that I know कि जो आप हमें दाल पहले से बना पता है। लो, आप खिचड़ी बना लो। But ठीक है। so this just opens up your it just brings it brings a lot of ideas to your plate. बट एज फार एज आई थिंक हेल्थ कंडीशंस या फिर डिजीज या सो कॉल्ड मेडिकल फूड्स आर कंसर्न, आई थिंक वी शुड नॉट गिव फ्री हैंड टू पब्लिक। वो जब तक डॉक्टर रिकमेंडेड ना हो या वैद्य रिकमेंडेड ना हो, आई डोंट थिंक पब्लिक को वो चॉइस मिलनी चाहिए कि अपना हेल्थ का फूड बेसिकली जो है, जो अपने स्वास्थ्य के अनुसार, जो कि शायद तबीयत खराब है जिस भी रीजन से है, तो उसके अनुसार उनको फ्री हैंड दिया जाए कि वो चॉइस करके वैसे खाना बनाए। तो क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर भी हम इसे ले जा पाएंगे? आप देखते हैं इसको ऐसे? बिल्कुल ले जा पाएंगे। जहां तक साइंस और आयुर्वेद अगर एक साथ काम करे इस चीज पे और एक अच्छा सा ऐप डेवलप हो जाए, तो मेरे हिसाब से दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर नॉट ओनली इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं, बट इवन जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हाँ जिनको अपने वो देन दे मे नॉट बी वो ना, उनको बार बार वो पैकेटेड फूड्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे कैन जस्ट यूज द ऐप कि जो भी इंग्रेडिएंट वहां मिल रहा है उसको वो फीड इन उससे ही करके कुछ एक अच्छा बना ले। रेसिपी, और उससे वो दे कैन ट्राई एंड टेस्ट देयर ओन फूड देन। अभी तक हम खाने को उसके नएपन, न्यूट्रिशनल वैल्यू, टेस्ट, हेल्थ आदि से जोड़कर देख रहे थे। आने वाले समय में हो सकता है कि आपके साथ किचन में खड़ा रोबोट या ऐप आपको ये भी बता दे कि ये रेसिपी क्लाइमेट फ्रेंडली है या नहीं। लेकिन क्या इस सब का कोई नुकसान भी हो सकता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हमारे पास ये रोबोट या ऐप है और वो हमें एक रेसिपी दिखा रहा है जिसमें हमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के लिए बता रहा है जो अमूमन हम किचन में मिक्स नहीं करते हैं, या आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे बुजुर्गों के हिसाब से इन चीज़ों को मिलाकर नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। और ये ऐप हमें उन्हीं चीज़ों को मिलाकर खाना बनाने के लिए कहता है। तो क्या आप ऐसा करेंगे? हमारे साथ शेफ बने हुए हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। यार इंग्रेडिएंट का एक नेचुरल टेस्ट है और बहुतों के 2-2, 3-3 टेस्ट है। तो आयुर्वेदा के हिसाब से भी वी आर पुटिंग ऑल दिस इनपुट्स इन दिस, तो मेरे को करेक्टरिस्टिक पता लगेगी, मेरी पेयरिंग बेटर होगी जी। मेरा फ्लोरा एंड वेजिटेबल्स है, इनकी पेयरिंग के हमें क्या, कई जस्ट एग्जांपल के लिए हम गोभी भिंडी नहीं बनाते हैं। हाँ There may be something from generations that pair is not found right,
and it may not be good for the wellness also, maybe I'm just saying, but जी इस ऐप के बाद हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें कि हमको इसका आंसर मिलेगा, तो हम उसके बाद पेयरिंग जो है सीजनल, लोकल एंड द पेयरिंग, सो द फाइनली द फूड कैन बी which is nourish the body and is good for wellness. So ये चीज हमें ऐप से मिलेगी. ये भविष्य की चीज है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में स्थिति और बेहतर होगी। आजकल सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग, और जो कि Okay. खाने के जरिए भी होता है। तो हमने उस पर भी काम किया है और हमने ये पता करने की कोशिश की है कि आपको अगर आपके सामने अगर 10,000 रेसिपीज हैं तो उनमें से कौन सी रेसिपी पर्यावरण को ज्यादा अफेक्ट करती हैं कार्बन फुटप्रिंट के जरिए और कौन सी कम करती है, ताकि आगे जाकर हम चूज कर सके, हम सिलेक्ट कर सके कि कौन सी रेसिपी अर्थ के लिए, ग्लोब के लिए, पर्यावरण के चलते कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है। तो वो भी हम कर रहे हैं, वो भी काम किया जा रहा है लैब में। देते हैं और जिसके हम- कैसे इसको करते हैं? अगर आपकी एक रेसिपी आती है पालक पनीर फॉर एग्जांपल, हमने पहले उसमें से निकाला कि यूजिंग कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम, रेसिपी अगर दी जाती है आपको जो कि आप पढ़ सकते हो, तो उसमें से हमने निकाला कि इसमें इंग्रेडिएंट कौन सा है, कौन से इंग्रेडिएंट हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है जितनी ठीक है। यूज की जाती है। दूसरा डेटा हमने निकाला कि भाई हर एक क्वांटिटी का पर्यावरण पे कार्बन फुटप्रिंट और वाटर फुटप्रिंट कितना होता है, यानी कि वो कितना पानी यूज करता है, उसके एक 10 ग्राम पनीर बनाने के लिए या फिर 100 ग्राम पनीर बनाने के लिए कितना पानी जाता है, और अगर उसमें अगर जीरा यूज करते हो आपका तो 10 ग्राम जीरा के लिए कितना पानी और उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, एमिशन कितना करता है। Okay. इन दोनों डेटा को इकट्ठा कर कर हमने एक रेसिपी का कार्बन फुटप्रिंट निकाला और ऐसे सारे रेसिपीज का निकाला जो भी हमारे पास डेटाबेस में है, उन सब का निकाला है इसी तरह से। ओके ओके ओके। और फिर ये सारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं इनके बारे में जान करके हम ये कॉल ले सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें पर्टिकुलर रेसिपी जो है वो बनानी भी है या नहीं, इसको खाना भी है या नहीं, या हमारा क्या दायित्व है, हम क्या सोचते हैं एनवायरमेंट के बारे में, अकॉर्डिंगली हम कॉल ले सकते हैं। हालांकि अभी भी कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी के इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि किया जा रहा है, और हमारे फीडबैक की मदद से ही इसे और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश हो रही है। हमारे सभी एक्सपर्ट्स का दिल से धन्यवाद। रास्ता लंबा है, दूरी भी ज़्यादा है, लेकिन सहज कदमों से सहज स्पीड पर चलते हुए हर रास्ता छोटा और आसान हो जाता है। प्रोफेसर बागलर को इस कोशिश के लिए ढेर सारी बधाई और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत ने आपके जीवन में कुछ नया जोड़ा होगा। सिप्साई वोकल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को आप गाड़ी चलाते हुए, किचन में खाना बनाते हुए, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स पर, पार्क में बैठे हुए, मेट्रो में सफ़र करते हुए या फिर काम से एक छोटा सा ब्रेक लेकर कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। ये पॉडकास्ट इंग्लिश में है। इसकी हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्ट nehascope.com पर आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप इस पूरी बातचीत को देखना चाहें तो सिप्साई के YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं। सारी ज़रूरी जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में हैं। आप कमेंट्स के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करेंगे तो विज्ञान के लिए इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा।